पहले ही जो जेजेपी के प्रधान महासचिव और रिश्ते में तो आपके वो भतीजे लगते हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप आपके ऊपर खड़े किए कि यहाँ के विधायक जनता के बीच में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अपने ससुराल के विधायक बनकर रह गए हैं। आप कितना इत्तेफाक इस उनके आरोप से लगते हैं कि आप जनता के बीच में नहीं रहते हैं, आप ज़्यादातर अपने पंजाब और ससुराल में रहते हैं? देखिए, कोई आरोप लगाए तो उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति या उनका जो संगठन है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। जिस पार्टी की संज्ञा होगी जमा झूठी पार्टी, आज ये लोग कहते हैं, राजस्थान से वापस आए तो कहते हैं जमानत जब्त पार्टी, जो अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं, तो खुद ही एक दो बार हल्के में आते हो, अपना मतलब ये मानते हो सुखी जीवन को छोड़ के कभी मौका मिल जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे पता चला है कि वो नहीं रहते। तो आपको इसकी विश्वसनीयता पे, और मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 36वां गांव है मेरा। भाई साहब, हमने सवाल किया था कि अगर वो जनता के बीच में नहीं रहते, काम नहीं करते, तो उनको फिर हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्यों दिया गया? तो उन्होंने बड़ा इसका लॉजिक और इसकी ट्रिक्स बता दी कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं होता, ये तो बहुत आसानी से मिल जाता। आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से मिल गया होगा आपको? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मैनेज हो जाता है। तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई अगर अमित सहवाग जहाँ पर इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, विपक्ष में बैठ के मैनेज कर सकता है चीज़ें, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब ये तो सोचने की बात है हल्के के लिए। अगर अमित सहवाग यहाँ बैठ के, जहाँ आप खुद विपक्ष में उनके माताजी पिताजी विधायक रहे, आज उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, उसके बाद अगर अमित सहवाग यहाँ पे पुलिस जिला मैनेज कर सकता है, तो मैं मानता हूँ जनता को सोचना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो होगा कि जो मैनेजर। तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी ने जब मैं ये पुरस्कार लेने का, और मैं इसको पुरस्कार कोई मेरा पुरस्कार नहीं मानता, ये नहीं कह रहा कि अमित सहवाग, ये पुरस्कार मिला है जो मैंने प्रयास जनता के लिए, दिवाली के हल्के के लिए की। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा में 24 दिसंबर की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली को लेकर कांग्रेस ग्राउंड जीरो से तैयारियां कर रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को इस रैली में पहुंचने का न्योता दिया जा रहा है और हरियाणा के सबसे लोकप्रिय इस बार के सर्वश्रेष्ठ चुने गए विधायक, युवा विधायक अमित सहवाग हमारे साथ बातचीत के लिए, जो कि लगातार इस रैली को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। डवाली हल्के में इस बार वो गाँव का दौरा कर रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरविंदर भाई। भाई साहब, इस रैली को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटजी है और कितने आश्वस्त मानते हैं, कितनी बड़ी रैली होगी और क्या सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य इस रैली का है? देखिए, जहाँ तक उद्देश्य की बात है, ये जो नाम है रैली का अपने आप में उद्देश्य को दर्शाता भी है कि किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। तो जो किसान मजदूर के मुद्दे भी हैं, जिसमें मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा वर्ग जो है इस सरकार से खफा है, आक्रोशित है और वो चाहता है कि एक बदलाव हो, तो उनके मुद्दों को भी एक ताकत देने का काम ये रैली करेगी। और उसके साथ साथ खास करके जो 2020 का जो आंदोलन रहा किसानों का, उसके अंदर बहुत सारे सैकड़ों किसानों ने शहादत दी, उसमें से हरियाणा के भी तकरीबन 30 किसान थे। तो उन परिवारों को भी बुलाकर वहाँ उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे उन किसानों को। और मैं मानता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी घोषणा भी इस संदर्भ में उनके मान सम्मान को लेकर उस दिन घोषणा भी करेंगे। तो मुख्य रूप से ये एजेंडा यही है, किसान मजदूर के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता से उठाना, जिसकी मैं मानता हूँ इस सरकार ने सुनने का बिल्कुल काम नहीं किया, दरकिनार करने का काम किया है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, मैं मानता हूँ जनता खुद तैयार है। आज जहाँ भी जा रहे हैं, जिस गाँव में भी, जनता में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। वह सत्ता परिवर्तन भी चाहती है, वह चाहती हैं कि भी कोई कांग्रेस पार्टी के हाथों को और मजबूत करके उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सत्ता परिवर्तन होगा, फिर कहीं ना जाके उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। तो मैं मानता हूं कि हम भी, मेरा ये आज 36वां गांव है पिछले 3-4 दिनों में अपने हल्के का, और हर जगह गए हैं, एक बड़ा तो जनता से संवाद भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ एक भारी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। भाई साहब, अभी कल से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र वो भी शुरू होने जा रहा है और खास करके आपसे सबसे बड़ी उम्मीदें डवाली वासियों का है, क्योंकि अक्सर आप विधानसभा में बहुत बेबाकी से और ग्राउंड जीरो से आप मुश्किलों को उठाते हैं और हल करवाते हैं। इस बार क्या सबसे बड़े मुद्दे आपके रहने वाले हैं डवाली के लिहाज से? हाँ, देखिए, सबसे कई अहम मुद्दे, मतलब जो मैं किसी भी मुद्दे पे फोकस करता हूँ तो उसे अंतिम छोर तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि एक दिन एक मुद्दा उठाया और उसको ख़त्म छोड़ दिया।
तो जिस प्रकार से जो हमारा नारा था जवानी बचाओ किसानी बचाओ, उसके अंदर जो मैं नशे के खिलाफ मेरी एक प्राथमिक प्रयास शुरू किए थे, उसमें हमें सफलता मिली है कुछ अप्रशासनिक रूप से जहां पुलिस ज़िला बना है। मगर उसके साथ साथ मैं मानता हूं ये सामाजिक और जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी, दोनों तरीके से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो मैंने पहले शुरुआत में पुलिस ज़िले के साथ साथ यहाँ पे डी एडिक्शन नशा मुक्ति केंद्र की भी मैंने मांग रखी थी, जो सिविल अस्पताल में खुला, मगर उसके बाद वही सरकार की अनदेखी, प्रशासन की अनदेखी के चलते वो उसको बंद कर दिया गया आज वो। तो उसको दोबारा शुरू करवाने के लिए वहाँ पे अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा हो, इन सभी के ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट की सुविधा हो ताकि वो खोला जा सके। ये कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा जी मैं मानता हूं जिस तरीके से सरकार ने मेरे आह्वान पर ई लाइब्रेरी जिम की घोषणा की थी, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। जिस तरीके से मैंने 2020 में आह्वान किया तो उसको बजट में माना गया था कि बिजली संयंत्रित हमारा एक शवदाग्रह जो बेसिकली मृत पशुओं के लिए, उसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, अभी तक उसका नहीं हुआ, उसके बारे में दोबारा से। और इसी तरीके से हमारा खेल स्टेडियम की बात कर लीजिए, ये जो तारें लटक रही हैं हाई टेंशन वायर, जिसके बारे में कई दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है, उसके बारे में सरकार की घोषणा है, मगर अभी तक हमें कोई स्थिति उस पर क्लियर नहीं हुई कि क्या कितना काम हुआ है। तो ये सभी तरह के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में है, राज केनाल पे जो मैंने 2 पुल जर्जर हालत में थे जिनको ठीक करवाया था राजस्थान सरकार से, बाकी पुल अभी भी वहीं पे हैं, तो उनको कैसे काम किया जाएगा। इन सभी अहम जो मेरे मुद्दे 4 साल के रहे हैं, उन मुद्दों में जो अभी तक मुझे लगता है जिस पे सरकार ढील दे रही है, उनको दोबारा से विधानसभा में उठाने का काम करूँगा। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही जो जेजेपी के प्रधान महासचिव, और रिश्ते में तो आपके वो भतीजे लगते हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप आपके ऊपर खड़े किए कि यहाँ के विधायक जनता के बीच में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अपने ससुराल के विधायक बनकर रह गए हैं। आप कितना इत्तेफाक इस उनके आरोप से लगते हैं कि आप जनता के बीच में नहीं रहते हैं, आप ज़्यादातर अपने पंजाब और ससुराल में रहते हैं? देखिए, कोई आरोप लगाए तो उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति या उनका जो संगठन है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। जिस पार्टी की संज्ञा होगी जमा झूठी पार्टी, आज ये लोग कहते हैं, राजस्थान से वापस आए तो कहते हैं जमानत जब्त पार्टी, जो अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं, तो वो कोई आरोप लगाएं और वो आरोप वो व्यक्ति लगाएं जो खुद हल्के में 1-2 बार आते हैं, तो उनको कैसे पता कि मैं हल्के में रहता हूं या नहीं रहता। पहली बात, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम इसे अपना परिवार मानते हैं, और परिवार मानते हुए साल में 1-2 बार, ये खुद के शब्द हैं, कभी हालचाल पूछने आ जाते हैं। जो खुद ही 1-2 बार हल्के में आते हो, अपना मतलब ये मानते हो सुखी जीवन को छोड़ के कभी मौका मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे पता चला है कि वो नहीं रहते। तो आपको इसकी विश्वसनीयता पे, और मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 36वां गांव है मेरा, मैं तो दिन में मेरा टूर मेरे साथ, मैंने उनको खुद एक बार अपने जो मैंने कहा भी था कि अभी जो प्रेस के व्यक्तियों से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने सवाल किया, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी में आके एक बार मेरे दिनचर्या में मेरे साथ रह लें, 1-2 दिन अपने आप आपको पता चल जाएगा मैं कितना सक्रिय हूँ, कितने जो ये मुद्दे हल करवाने के लिए हर रोज मेरा प्रयास रहता है। तो इस तरह की बेबुनियाद बातें हैं जिनमें मान लो सही मायने में जब आपको, मैं इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है, जब आप सत्ता में होते हो, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, तो आपके पास काम गिनवाने के लिए होने चाहिए। जब काम गिनवाने के लिए नहीं होते और आपके जनता आपको नकार रही हो, आपको कोई आपके पास आज ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पे जनता कहती कि आइए हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, तो उसके कारण ये जो आपके पास बौखलाहट है, उस बौखलाहट में आप इस तरह के बयानबाजी करते हैं। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता। जनता ने खुद, जो उनकी खुद की रैली थी जिसके लिए वो गांव-गांव गए, वहाँ पे क्या हालात हुए आप लोगों ने भी कवर किया था, उसके बनाम अभी जो सिरसा में रैली होगी, तो अपने आप वो आके देख लेंगे किसकी सक्रियता से कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। भाई साहब, हमने सवाल किया था कि अगर वो जनता के बीच में नहीं रहते, काम नहीं करते, तो उनको फिर हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्यों दिया गया? तो उन्होंने बड़ा इसका लॉजिक और इसकी ट्रिक्स बता दी कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं होता, ये तो बहुत आसानी से मिल जाता। आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से मिल गया होगा आपको? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मैनेज हो जाता है। तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई अगर
अगर अमित सहवाग जहाँ पर इतने बड़े दिग्गज नेता हैं विपक्ष में बैठ के मैनेज कर सकता है चीज़ें, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब ये तो सोचने की बात है हल्के के लिए। अगर अमित सहवाग यहाँ बैठ के, जहाँ आप खुद विपक्ष में उनके माताजी पिताजी विधायक रहे, आज उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, उसके बाद अगर अमित सहवाग यहाँ पे पुलिस जिला मैनेज कर सकता है, तो मैं मानता हूँ फिर जनता को सोचना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो होगा कि जो मैनेजर। तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी ने जब मैं ये पुरस्कार लेने, और मैं इसको पुरस्कार कोई मेरा पुरस्कार नहीं मानता, ये नहीं कह रहा कि अमित सहवाग, ये पुरस्कार मिला है जो मैंने प्रयास जनता के लिए दिवाली के हल्के के लिए किए हैं। मेरे लिए सही मायने में पुरस्कार है जो जनता मुझे आशीर्वाद देती है। मेरे को विधानसभा ने दिया, मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मगर ये पुरस्कार हो ना हो, जो जनता का पुरस्कार सम्मान है, उसकी मेरे को सबसे बड़ी कीमत है। और जब मैं वो लेने भी गया था तो मुख्यमंत्री जी ने खुद बाकायदा ये बात कही कि भाई अमित जी आप और ज़्यादा चीज़ों के हकदार हो। तो मैं, अगर मुख्यमंत्री जी, मैं कोई उनकी पार्टी का सदस्य तो हूँ नहीं, और ना मेरा कोई मैनेज करने का, अगर मेरी सरकार होती और मैंने मैनेज किया होता तो बात अलग थी। तो ये देखिए वही बात है, एक तरह से आप राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। अगर आपके पास आप कोई काम करते हैं, वो कहते देखो हमने, अब मैं ये सुनने को आता है कई बार उनके लोग, देखो हमने, कोई प्रेस नोट आता है कि हमने ये सड़कें बनवा दी। जब आपको जनता ने जिम्मेवारी दी है, अगर एक अध्यापक नौकरी लेता है और वो कहे कि मैं स्कूल में देखो पढ़ाने चला गया, तो उसकी वाहवाही लूटोगी, भाई मैं देखो पढ़ाने आया हूँ। उसी तरह से अगर विभाग के एक मंत्री हैं और वो कहते हैं कि हमने कुछ सड़कें मंजूर करा दी, वो कहते हैं देखो कितनी हमने काम किया। तो ये इस तरह की मानसिकता से हमें हटके, बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह की बेबुनियाद बातें, मेरा लक्ष्य है इस हल्के का विकास कैसे हो, और मुझे क्या सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जनता अपने आप तय कर लेगी। भाई साहब, आपने सबसे बड़ी लड़ाई इस दिवाली को पुलिस जिला बनाने के लिए लड़ी और आपने ग्राउंड जीरो से तमाम तथ्य प्रस्तुत सरकार के सामने किए। सबसे बड़ा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, मैंने शुरुआत से जब आप चुनाव जीत कर आए थे तो आपने कहा था कि इसको जिला बनाना भी है। अब ये भी मांग दिवाली से उठने लगी है, मीडिया मार्फत कहिए, जनप्रतिनिधियों के मार्फत, और खास करके आपसे उम्मीदें ज़्यादा है। तो क्या आने वाले वक्त में आप इसकी भी ग्राउंड तैयार करेंगे? नहीं, देखिए ग्राउंड इसके लिए तैयार किया था मेरे। आप हमेशा अगर मांग को समझें तो मांग मैंने हमेशा ये कही थी कि जिला अथवा पुलिस जिला। तो मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा जिले के लिए थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके भी उनको तथ्य दिए थे, बट मुझे ये लग रहा था कि अगर संभावना तुरंत प्रभाव से, कई बार जिले बनाने में बहुत राजनीतिक पहलू भी रहते हैं, राजनीति भी बहुत होती है, तो मैंने केस तो दोनों के हिसाब से कोशिश की थी अपनी तरफ से पूरी, मगर मेरे को ये था कि कम से कम शुरुआत तो हो। जैसे हांसी में पुलिस जिला बना, तो मैंने शुरुआत हो और उसको फिर आधार बनाकर जिला बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ वो पहली कसौटी पे हम कामयाब रहे और अब एक दरवाजा खुल गया है। मैं अच्छी बात होगी अगर सरकार उसको मानते हुए, मेरी तरफ से जो प्रयास थे मैं कर चुका हूँ, और उस पर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एक जन आंदोलन और करने की जरूरत पड़े, तो वहाँ करने को तैयार है। बट मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि जल्द हमें कुछ सुखद परिणाम इसके मिल सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई साहब, लेकिन आखिरी सवाल पूछ लेता हूं जन आक्रोश रैली को लेकर, क्योंकि बड़े दिग्गज कांग्रेस के आपके बीच में होंगे, तो क्या कोई बड़ा ऐलान राजनीतिक तौर पर भी आने वाले 2024 मिशन को लेकर, लोकसभा विधानसभा को लेकर भी आप स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत को और पढ़ लिया जाए ताकि 24 में आसान होगा? देखिए, ऐलान तो ये मंच किसान मजदूर को सम्मान देने का है, तो मैंने कहा जो घोषणा होगी किसान मजदूरों के हितों को लेकर, मैं मानता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, मगर जो वहां पर जनता आएगी और जो जोश होगा, मैं मानता हूं सही मायने में वो एक ऐलान करके जाएगी कि जिस सिरसा ज़िले में दूसरे लोग कहते थे कि भी भेदभाव किया गया, एक ये भी कुछ बयान मैंने एक दिन सुना था कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में भेदभाव किया गया, तो नक्शे में लिए नहीं गया, हाँ वो पाकिस्तान बेहतर था, इस तरह के उलझुल बयान जो आते हैं, तो मैं कहता हूँ जनता अपने आप उस दिन दिखाने की कोशिश करेगी कौन हमारा सही मायने में हितैषी है। वो लोग जो इसको अपना परिवार कहते थे, मगर कभी भी उन्होंने इसके देख रेख के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, या वो व्यक्ति जिन्होंने चौमुखी प्रयास, हालांकि यहाँ पे उस समय आपके विधायक भी इतने नहीं थे, फिर भी उन्होंने सिर्फ डवाली के अंदर, जहां आपका विधायक नहीं था, 1000 करोड़ के काम करवाने को कोशिश किया 5 साल में। तो मैं मानता हूं कि जो उस दिन आएगी, जनता अपने आप एक संदेश लेकर आएगी राजनीतिक रूप से भी, मगर हमारा वो मंच जो है वो किसान मजदूर को सम्मान देने का मंच है।
ठीक है भाई साहब, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पन्नू भाई। तो ये थे हमारे साथ मंडी डवाली से विधायक अमित सिहाग, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हर सवाल का उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से जवाब दिया है। खास करके शीतकालीन सत्र में जो सबसे बड़ी उम्मीदें इस बार डवाली के हिस्से में फिर से बड़े 10 सवाल, जिसमें खाल, पानी, किसानी और नशे के खिलाफ जो सबसे बड़ा ऐलान उनका है, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल वो शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।